दोस्तों कहते हैं कि रिश्तों के बीच यदि लालच आ जाए तो फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी चर्चा हो जाती है। बड़े सपने लेकर जिंदगी जीने का सपना देखने वाली एक लड़की हिमांशी के साथ जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। हिमांशी की 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। वह शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और शादी की तैयारियां कर रही थी। लाखों रुपये की प्रॉपर्टी की मालकिन होने के बावजूद हालात ऐसे थे कि वह रुपयों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गई थी। एक दिन कार में वह मृत पाई जाती है। इसके साथ ही जो सच निकलकर सामने आता है उस पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह सवाल था कि हिमांशी के साथ जो हुआ उसकी असली वजह आखिर क्या थी। पुलिस ने पूरे मामले का जब खुलासा किया तो असल वजह भी निकलकर सामने आ गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की खतौली कोतवाली पुलिस को एक दिन सूचना मिलती है कि उनके क्षेत्र के रसूलपुर कैलोरा गांव में एक कार के अंदर एक लड़की को ले जाया जा रहा है और लड़की को मारा जा चुका है। सूचना महत्वपूर्ण थी, लिहाजा पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंच गई। जाकर देखा कि गांव के बाहर एक ट्यूबवेल के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार की पिछली सीट पर एक युवती पड़ी हुई थी। कार चालक व अन्य लोग वहां से भाग चुके थे। कार में जो युवती थी उसकी पहचान 27 साल की हिमांशी के रूप में हो जाती है। पता चला कि इसी गांव में उसका ननिहाल था और वह अपने मामा जो कि गांव के पूर्व प्रधान थे उनके घर पर रहा करती थी। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इस बीच एक युवक भी वहां आ गया और उसने पुलिस को यह बताया कि युवती के साथ वह कानूनी रूप से शादी कर चुका था और अब 3 दिन बाद उसकी हिमांशी के साथ सामाजिक तौर पर शादी होनी थी। उसने यह भी बताया कि हिमांशी के साथ यह सब उसके मामा भारतवीर और उनके बेटे मुकुल व अंकुश ने किया है। भारतवीर और उनके दोनों बेटे गांव से फरार हो चुके थे। हालांकि बाद में भारतवीर और उनके एक बेटे मुकुल को पकड़ लिया गया। दोनों से गहराई से पूछताछ की गई और फिर जो सामने आया वह भी चौंकाने वाला रहा। दरअसल हिमांशी का परिवार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भैंसुमा कस्बे के मोहम्मदपुर गांव में रहा करता था। उनके परिवार में 3 ही सदस्य थे। एक उनके पिता अनिल चौधरी, दूसरी उनकी मां श्रीमती कविता और तीसरी हिमांशी। हिमांशी अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। गांव में उनकी 30 बीघे से ज्यादा खेती थी। साल 2010 की बात है कि जब हिमांशी के पिता की मृत्यु हो गई थी। कई साल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन बताते यह हैं कि बाद में हिमांशी के परिवार की अपने ही खानदान के लोगों से अनबन हो गई। हिमांशी इकलौती लड़की थी। जमीन के चक्कर में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए यह चिंता हिमांशी की मां कविता को हमेशा सताती थी। कविता का मायका उनके गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे के नजदीक रसूलपुर कैलोरा गांव में था। उन्होंने अपने भाई से इस बारे में बात की, अन्य रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन भाई पर कविता को सबसे ज्यादा भरोसा था। फिर यह तय हुआ कि कविता गांव में अपनी जमीन को बेचें और वह अपनी लड़की को लेकर मायके में उनके पास ही रहने के लिए आ जाएं। इससे उनके भविष्य की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। इधर कविता के भाई यानी हिमांशी के मामा भारतवीर के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे अंकुश और मुकुल हैं। भाई के कहे अनुसार कविता और हिमांशी ने अपनी करीब 22 बीघा भूमि को बेच दिया और भरतवीर के घर वह रहने के लिए आ गईं। जमीन को बेचे जाने के बाद 1 नंबर की रकम का हिस्सा 45 लाख रुपये कविता के खाते में, जबकि हिमांशी के खाते में 25 लाख रुपये आए, जबकि बाकी का पैसा मामा भारतवीर ने अपने पास रख लिया। कविता ने अपने गहने भी अपने भाई के पास ही रखने को दे दिए। बताते हैं कि जमीन की बिक्री का जो लेन देन हुआ वह करीब 1.25 करोड़ रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये के बीच था। कविता भाई के घर पर ही कब तक रहती, इसलिए उन्होंने खतौली में अपने लिए मकान बनवाना शुरू कर दिया और इस मकान की देखरेख लगातार हिमांशी किया करती थी और उन लोगों ने यह प्लान कर लिया था कि आने वाले वक्त में वह खतौली के नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी जिंदगी के हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। हिमांशी की मुलाकात इस दौरान अपने ही गांव के नजदीकी गांव के रहने वाले एक युवक विनीत के साथ होती है। हालांकि विनीत और हिमांशी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि दोनों ने कभी साथ साथ पढ़ाई की थी। पिता के दुनिया से चले जाने के बाद हिमांशी खुद को अकेला महसूस करती थी और उसे पुरुष के रूप में एक सहारे की जरूरत थी। विनीत उसे अपने लिए अच्छा हमदर्द नजर आया और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हिमांशी का यह अपना फैसला था। इसके लिए उसने अपनी मां और बुआ दोनों को तैयार कर लिया था, लेकिन उसके मामा इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हिमांशी विनीत के साथ शादी करे। दूसरी तरफ हिमांशी ने इस
बात की परवाह किए बिना 10 अक्टूबर को विनीत के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों परिवारों के बीच जब यह बात खुल गई तो फिर सामाजिक तौर पर यह तय किया गया कि 12 नवंबर को गाजियाबाद के वसुंधरा में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर हिमांशी की अपने मामा और उनके बेटों के साथ अनबन हो चुकी थी, क्योंकि वह चाहते ही नहीं थे कि हिमांशी विनीत के साथ शादी करे। सामने आया कि विनीत पहले से तलाकशुदा था। मामा का यह कहना था कि वह ऐसे लड़के के साथ अपनी भांजी की कभी शादी नहीं होने देंगे, जबकि हिमांशी यह मानती थी कि मामा के मन में प्रॉपर्टी का लालच आ गया था और वह उनकी जमीन, रकम और गहने सभी कुछ हड़प लेना चाहते थे। हिमांशी दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। 12 नवंबर को शादी होनी थी। 8 नवंबर को हिमांशी ने विनीत के साथ यह तय किया कि वह दोनों जाकर शॉपिंग करेंगे। सुबह का वक्त था जब हिमांशी जाने के लिए तैयार हो गई थी और वह स्कूटी से अपने घर से निकलने वाली थी। उसने अपने मामा से रुपये और गहने मांगने शुरू कर दिए, क्योंकि वह माँ के जो पुराने गहने थे उन गहनों के बदले वह अपने लिए नए गहने बनवाना चाहती थी। लेकिन मामा ने उसे गहने और रुपये देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मामा ने हिमांशी को ना सिर्फ गहने देने से इनकार किया, बल्कि साथ साथ यह भी समझाया कि वह विनीत के साथ शादी ना करें, बल्कि आने वाले वक्त में किसी अन्य लड़के के साथ वह उसकी शादी करा देंगे। लेकिन हिमांशी जिद पर अड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि भरतवीर ने अपने बेटों के साथ मिलकर हिमांशी को अपने ही घर में हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। गोली चलने की आवाज़ ग्रामीणों ने भी सुनी और कुछ लोगों को इस बात की जानकारी थी कि शादी के मुद्दे पर हिमांशी का अपने मामा के साथ विवाद चला रहा है और पूरी बात वह जानते थे कि यह विवाद शादी को लेकर हो रहा है। ग्रामीणों को इस बात की आशंका हुई कि कहीं ना कहीं हिमांशी के साथ अनहोनी हो गई है और हिमांशी को रास्ते से हटा दिया गया है। इसके बाद वह पुलिस को सूचना दे देते हैं। इधर भारतवीर ने अपने बेटों के साथ मिलकर हिमांशी को अपनी स्विफ्ट कार में लादा और वह उसे ठिकाने लगाने के लिए अपने घर से चल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस की भनक लग जाती है और पुलिस की भनक लगने के बाद वह कार को छोड़कर मौके से भाग जाते हैं। हिमांशी ने अपने घर के हालात विनीत को पहले ही बता दिए थे। उस दिन दोनों शॉपिंग पर भी एक साथ जाने वाले थे। लेकिन हिमांशी ने सुबह के वक्त जब विनीत को यह बताया कि मामा के साथ उसका विवाद चल रहा है और हालात अच्छे नहीं हैं, तो अनहोनी की आशंका विनीत को होने लगी थी। और अनहोनी की आशंका तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब विनीत ने हिमांशी के मोबाइल पर बार बार कॉल किया और बार बार कॉल करने पर भी जब उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ तो यह आशंका हुई कि कहीं ना कहीं हिमांशी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और इसी आशंका के मद्देनजर विनीत गांव में आ गए थे और गांव में आकर जब उन्होंने देखा तो वाकई हिमांशी के साथ गलत हो चुका था। विनीत की तरफ से ही हिमांशी के मामा भरतवीर व उनके दोनों बेटों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जिले के एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने पूरे मामले का सिलसिलेवार खुलासा किया और मामले की जड़ में लालच ही निकलकर सामने आया। दोस्तों, यह सच है कि यदि इस पूरे केस की जड़ में लालच ना होता तो ना सिर्फ हिमांशी आज अपने परिवार के बीच जिंदा होती, बल्कि उसके मामा और उनके दोनों बेटे भी आज़ाद जिंदगी जी रहे होते। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।